आज तो मेरे पास हैं ढेर सारी कहानियाँ। 9 किलोमीटर की उस फ्लाइट की कहानी, वो कहानी जो आपको 89 ईयर्स की जर्नी के बारे में बताएगी। एक कहानी जिसमें 68 ईयर्स की भी जर्नी है और एक कहानी जिसमें 18,000 करोड़ इन्वॉल्व हैं। अनिमेश आपसे यही कहेगा कि ये सारी कहानियाँ एक ही हैं। और ये कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ जिसके बारे में बड़ा बज़ है कि टाटा से टाटा तक पहुंचा एयर इंडिया का सफ़र। समझ आप गए होंगे कि एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है। इस खरीदारी के पीछे क्या कुछ है, क्यों एयर इंडिया को बेचना पड़ा, टाटा खरीदने के बाद क्या करने वाला है, एम्प्लॉयज़ की नौकरी का क्या होगा, वो महाराजा वाले लोगों का क्या होगा और क्या होगा कि अब एविएशन मार्केट में सिनेरियो कैसा बनेगा, सब पे बात करते हैं। लेकिन कहानी को पहले शुरू से शुरू करते हैं। बिफोर दैट मेरा एक सवाल है, टाटा का एयर इंडिया को खरीदना एविएशन मार्केट में बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा, लेकिन करंटली प्रेजेंटली इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी कौन सी है, इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन नहीं दूंगा, इंडिया आप जानते हैं, बस इसी से मिलता जुलता नाम है। थोड़ा दिमाग लगाइए और आंसर कीजिए। मैं आता हूँ कहानी पे। 1911 का साल, इलाहाबाद में एक ट्रायल फ्लाइट की गई 9 किलोमीटर की और ये तय हुआ कि इंडिया में एविएशन अब शुरू होगा। फिर आई 15 अक्टूबर 1932 की तारीख। एक पायलट ने कराची से अपना प्लेन लिया, उसे उड़ाया और वो बॉम्बे आ पहुंचा। उस वक्त का बॉम्बे, अब मुंबई। पायलट का नाम था JRD टाटा और टाटा एयरलाइंस की शुरुआत हो गई। पैशनेट JRD टाटा ने बहुत मेहनत, बहुत दिल लगा के टाटा एयरलाइंस को आगे बढ़ाया, लेकिन बीच में एक हर्डल आया जिसे कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2, 1939 टू 1945। क्रिटिकल टाइम, टफ टाइम। ऐसा लगा कि ये एविएशन सेक्टर पता नहीं अब उठ पाएगा या नहीं उठ पाएगा। लेकिन 1946 में JRD टाटा को काफ़ी संभावनाएं नजर आईं और उन्होंने टाटा एयरलाइंस को पब्लिक कर दिया। नाम हो गया इंडियन एयरलाइंस। फिर 1953 1953 में सरकार बीच में आई। लोग हमारे, आकाश हमारा, सरकार हमारी, अरे प्लेन भी हम ही उड़ाएंगे। और टाटा एयरलाइंस या इंडियन एयरलाइंस समेत 8 एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया गया। यहाँ से सफ़र एयर इंडिया का बहुत बढ़िया रहा क्योंकि 1954 में कनेक्टिविटी बढ़ी। टोक्यो, बैंकॉक, हांगकांग, ये सारी जगहें कनेक्टेड हो गई और काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए एयर इंडिया जो है वो 1961 में दुनिया की पहली ऑल जेट एयरलाइन बनी। 1997 में ये ऑनलाइन भी हो गई वेबसाइट के साथ। 2005 में इन्होंने अपनी एक लो कॉस्ट एयरलाइन सर्विस एयर इंडिया एक्सप्रेस शुरू की जिसका 50% स्टेक टाटा के पास चला गया इस डील के नाते। 2007 में एक फैसला किया गया सरकार के द्वारा, ये देखते हुए कि फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, कंपटीशन मार्केट में आ गया है, तो क्यों ना एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, एक डोमेस्टिक स्पेस में ऑपरेट करने वाली, एक इंटरनेशनल स्पेस में ऑपरेट करने वाली, दोनों को एक कर दिया जाए। मर्जर हो गया और इसी के बाद लगा सब कुछ गड़बड़ हो गया। एयर इंडिया घाटे में जाने लगी। 2012 में ये चौथी पोजीशन पे आ गई। हालात ये हो गए, 2017 में इसे बेचने की कोशिश की गई, नहीं बिकी। 2018 में कहा गया कि 76% स्टेक खरीद लीजिए, एक भी इंटरेस्टेड पर्सन सामने नहीं आया। बीच में कोविड आ गया, मतलब 18-19 गाड़ी रुक गई। 2020 में कहा गया 100% खरीद लो भाई, बेस प्राइस है 12,100 करोड़ और 2 बिड्स आई, एक स्पाइस जेट की 15,100 करोड़ की और दूसरी टाटा ग्रुप की 18,000 करोड़ की। जाहिर सी बात है टाटा ग्रुप की नेशनलाइज्ड एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप के पास वापस चली गई है। उनको ढेर सारी बधाइयाँ। एक बड़ा इमोशनल रतन टाटा जी ने ट्वीट भी किया है। अब सवालों पे आते हैं, एम्प्लॉयज़ का क्या होगा। तो ये कहा गया है कि टाटा ग्रुप किसी भी एम्प्लॉय को 1 साल तक नहीं निकालेगा। उसके बाद अगर ऐसा लग रहा है कि ये एम्प्लॉयज़ टाटा के इकोसिस्टम में फिट इन नहीं हो रहे हैं तो फिर उन्हें VRS दिया जा सकता है, लेकिन ग्रेजुटी, पेंशन, जो पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। और भविष्य में टाटा ग्रुप अगर इसे किसी और को भी सेल करता है तो 51% स्टेक जो है किसी इंडियन के ही पास होगा। मतलब ऐसा नहीं हो हिंदुस्तान लीवर टाइप का कि नाम तो हिंदुस्तान लीवर है, कंपनी इंडियन है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंडियन के पास ही ओनरशिप रहेगी, ऐसा तय किया गया है। अब आते हैं कर्जे पे। 60,000 करोड़ का कर्ज भी क्या टाटा ग्रुप लेगी? नहीं भैया, टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा है, कर्जे को नहीं खरीदा है। वो सरकार के पास ही रहेगा और 18,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ जो है वो कर्ज चुकाने में जाएगा।
बाकी बच गया तकरीबन 46,000 करोड़, वो सरकार धीरे धीरे करके चुकाएगी। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, 20 से 25,000 करोड़ का एक्चुअल कर्जा है, बाकी तो इंटरेस्ट और पेनाल्टीज लग लग के ये इतना बढ़ गया है, तो सरकार कोई तरीका निकाल लेगी। अब आप कहेंगे कि तो फिर एयर इंडिया को बेचने की ज़रूरत क्या थी गुरु? ज़रूरत ये थी कि हर साल एयर इंडिया को 8 से 9,000 करोड़ का घाटा हो रहा है, यानी कि जो कर्जा या जो डेट अभी 60,000 करोड़ की है, 2 साल बाद 80,000 करोड़ की होती और उसके 2 साल बाद 1,00,000 करोड़ का कर्ज होता और ये ब्लीडिंग कंपनी तकलीफें बढ़ाती रहती, क्योंकि हर दिन तकरीबन 20 करोड़ का घाटा हो रहा था। जो भी हो, अब एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में एक तरीके से घर वापसी हो चुकी है, इसे सेलिब्रेट करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बदल जाएगा? अब एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है, एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में घर वापसी हो गई है, तो सिनेरियो क्या हो सकता है? देखिए, टाटा ग्रुप के पास अभी 4 एयरलाइन कंपनियां हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा और एयर एशिया। ये चारों मिलकर एक हो सकते हैं, दमदार एंटिटी के साथ एविएशन मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ये बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, कंपटीशन पे डिपेंड करेगा, कुछ तो कॉम्पिटिटर भी करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे सिनेरियोज बनेंगे और इंडियन एविएशन मार्केट काफ़ी प्रॉमिसिंग है, ऐसा सारे एनालिस्ट का कहना है। तो आपका क्या कहना है बताइएगा इस वीडियो के बारे में। अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक पहुँचाइएगा और लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट से नवाजिएगा अगर ये कोशिश अच्छी लगी हो। और सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी एयरलाइन है जिसका करेंटली सबसे बड़ा प्रेजेंस है इंडियन मार्केट में, वो है इंडिगो। जिन्होंने जवाब दे दिया है उनको बहुत सारी बधाइयाँ। फिर मिलते हैं, नमस्कार।